कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, इस वीडियो में मैं सीए इंटर का नवंबर 2019 का ग्रुप 1 का अकाउंट्स का पेपर कवर करने जा रहा हूँ। नवंबर 2019 में ग्रुप 1 अकाउंटिंग का जो पेपर आया, मैं वो आपको चेक कराऊंगा बेटे। और मैं इस पे अगर स्टार्टिंग में बोलना चाहूँ तो स्टार्टिंग में मेरे कमेंट्स ये हैं कि इस बार इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से पेपर बहुत कम पूछा है, क्योंकि पिछली बार के पेपर का हाल आईसीएआई ने देख लिया था। पिछली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से पेपर आया, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन कंपलसरी, बड़े उल्टे सीधे आए, बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मार खा गए। मैं अपने स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अपना बच्चा तो एएस में मार खा ही नहीं सकता, है ना। और अगर अपने से पढ़ने के बाद अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन हल नहीं हो सकते तो फिर कौन करेगा, मुझे बताओ आप। तो मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से बात कर रहा था कि इंस्टीट्यूट ने पिछली बार देखा कि वो एएस बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने 2 काम किए। इस बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कम पूछे हैं। नंबर 2, ग्रुप 1 में से 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाल के ग्रुप 2 में डाल दिए हैं। तो ग्रुप 1 में पहले 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, अब 8 रह गए हैं। उन्हें पता था कि ग्रुप 1 का बच्चा नया नया आया, वो कहाँ से एएस का खेल लेगा, तो ग्रुप 2 में एएस डाल दिए उन्होंने। तो ग्रुप 2 के एएस बढ़ा दिए, ग्रुप 1 के एएस कम कर दिए। तो पिछली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इंस्टीट्यूट को पता लग गया था इस बात का कि बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो सिलेबस भी रिवाइज कर दिया उन्होंने, कुछ शिफ्टिंग कर दी एएस की। और इस बार के पेपर में तो खैर पुराना सिलेबस था, लेकिन एएस नहीं पूछे। 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 के सिलेबस में थे, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कम पूछे इन्होंने। पिछली बार के पेपर का लेवल थोड़ा ठीक था। पिछली बार के पेपर में पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी थोड़ा टेढ़ा आया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी थोड़े टेढ़े आए थे। तो 30-40 नंबर का जो पेपर था वो मैंने रिव्यू डाला हुआ है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैंने तो उसमें भी पेज नंबर बता रखे हैं कि भैया ये हमारी बुक में से इस पेज नंबर में से आए हुए हैं। पिछली बार मैं थोड़ा खुश इसलिए था क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पेपर का लेवल यहाँ रहना चाहिए, तभी तो मज़ा आता है दूसरे का लेवल टेस्ट करने में। लेकिन जब पेपर आसान आता है सर, तो फिर पेपर सबके लिए आसान आता है ना। तो आसान पेपर में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नहीं निकल के आती। चलो बच्चे खुश हैं, बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए, मैंने तो स्क्रीनशॉट भी डाले थे, आए बहुत सारे थे, डाले कुछ और का कुछ बहुत कम थे। बच्चे बहुत खुश थे, सर सारा पेपर आया, सर आपका करवाया हुआ आया, सर पेपर आपने सेट किया है। नहीं भैया, सारा पेपर स्टडी मटेरियल में से आया, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में से आया, एमटीपी में से आया, आरटीपी में से आया, मेरे में से नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बुक के अंदर किया क्या है, सारे आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, आरटीपी कवर किए हुए हैं, एमटीपी कवर किए हुए हैं, पास्ट एग्जामिनेशन कवर किए हुए हैं। इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल आपने पढ़ लिया। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे मटेरियल में से आया, इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में से ही पूछ रहा है सर। जेन्युइन कमेंट्स तो यही। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, ये सारे बच्चों को पता है, और 4 क्वेश्चन करने हैं, किस में से? 5 में से, 5 में से 4, तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 में से 5 करने हैं। और हम क्लास में कई बार ये बात डिस्कस करते हैं कि क्लासेस लेने का मज़ा तब है जब 6 के 6 क्वेश्चन आपको आते हों और आपको ये डिसाइड करना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन छोड़े। मज़ा तो तभी है ना बेटे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और 5 में से 4 करने हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन चेक करा देता हूं। मैं पीछे से चलूंगा। कहां से चलूंगा जी? पीछे से। मैं पीछे से चलूंगा, पीछे से। देखो बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 5-5 नंबर के 4 हैं। कहते हैं एनी 4 क्यों? 5 चेक कर लेते हैं। ये इसका 6 का ए पार्ट है, और जो 6 का ए पार्ट है बेटे, ये पूछा इन्होंने कि आप हमें इफेक्टिव कैपिटल कंप्यूट करके दो। और आपको पता है इफेक्टिव कैपिटल किस काम आती है? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के काम आती है। जब किसी कंपनी का प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं होता, जब किसी कंपनी का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता,
और परसेंटेज के हिसाब से रेमुनरेशन ठीक नहीं बैठता तो मिनिमम रेमुनरेशन का भी प्रावधान है। मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं दे सकते और मिनिमम से कम हम देते नहीं हैं एज पर कंपनीज एक्ट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैक्सिमम क्या था 11% और मिनिमम क्या है, जो अपनी एक लिस्ट बनी हुई है इफेक्टिव कैपिटल के लेवल के हिसाब से रेमुनरेशन की एक लिस्ट बनी हुई है, वो आपको पता है। तो इफेक्टिव कैपिटल का जो टॉपिक है ये मैनेजरियल रेमुनरेशन में आता है और मैनेजरियल रेमुनरेशन में हम कितनी चीज़ें डिस्कस करते हैं? 4। नंबर 1 सबसे पहले कि मैक्सिमम परसेंटेज कैसे निकलेगी, फिर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, फिर हम देखते हैं जी अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो इफेक्टिव कैपिटल के लेवल के हिसाब से रेमुनरेशन कैसे आएगा, और चौथा पार्ट सीखते हैं कि इफेक्टिव कैपिटल कहते किसको हैं। और इसके लिए हमने क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हैं कि इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकलती है, और अगर ये क्वेश्चन आपने देखना हो तो ये हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटे, पेपर का 6A अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर मैं आपको लेके आता हूं क्वेश्चन नंबर B में, क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट, और ये इन्होंने पूछा इस बार कहां से? बोनस इश्यू में से। और बोनस इश्यू में क्या रेशियो दे रखी है हमें? कहते हैं जी एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स, 2/5 2/5 करना है, और अगर 2/5 करना है तो ये लो जी 2/5 कर लो। बोनस आ जाएगा, पहले हम CRR यूज कर लेंगे, फिर हम प्रीमियम यूज कर लेंगे, फिर हम जर्नल रिजर्व यूज कर लेंगे, फिर हम P&L यूज कर लेंगे। इसके लिए तो आपको बुक के क्वेश्चन की भी रेफरेंस नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, गिनती की 2 एंट्रियां डालनी है आपने। फिर भी अगर आप रेफर करना चाहें तो अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे ये। अच्छा जी, मैं आ गया C पार्ट में। ये 6 का C पार्ट है और सेगमेंट रिपोर्टिंग का बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। इसमें आपको वो 10% के रूल्स चेक करने हैं, एसेट्स का, प्रॉफिट और लॉस का, सेल्स का। तो और आप इन्होंने ये बोला जी A और B सिर्फ ये 2 रिपोर्टेबल हैं, तो आपको टेस्ट करना था कि क्या वाकई में A और B रिपोर्टेबल है, कोई और सेगमेंट भी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी अपनी बुक के अंदर। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बेटे, ये तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं और हमने तो सेगमेंट रिपोर्ट में सेगमेंट रिपोर्ट बनाना सीखा हुआ है। ये तो अभी रिपोर्टेबल सेगमेंट का क्वेश्चन है। मैंने तो बच्चों को रिपोर्ट बनाना भी सिखा रखा है कि रिपोर्ट बनानी हो तो कैसे कैसे वर्किंग लेके चलनी है आपने। बेसिक क्वेश्चन है बेटे। जिन बच्चों ने ढंग से क्लासेस अटेंड की हुई हैं और सही तरीके से पढ़ाई कर रखी है, उस बच्चे को मेरे से कंप्लेंट हो ही नहीं सकते। ये हमारा जी D क्वेश्चन है, 6 का D पार्ट, और इसमें आपको डिफरेंस बताना था एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म में और एक LLP में। आप ऐसा करना, पार्टनरशिप के चैप्टर में जाना, पेज नंबर 120 में आपको एक टेबल बना हुआ नजर आएगा और वो टेबल स्टडीमेट से उठाया हुआ है हमने। उसमें एक तरफ पार्टनरशिप का कॉलम है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और एक तरफ है LLP एक्ट 2008। उसका कंपैरिजन है आपस में। इसमें इतने मेंबर होते हैं, इसमें इतने मेंबर होते हैं, इसको डीड से बनाते हैं, इसको कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाते हैं, या ROC में रजिस्टर, कितनी सारी लिस्ट हमने डिस्कस की हुई है। ये हमारा जी ई क्वेश्चन है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का कन्वर्जन का क्वेश्चन है, और 18वां क्वेश्चन है जी अपनी बुक के अंदर। बेसिक क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हैं, और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन जो हैं इसमें से बच्चे ने 4 चूज किए होंगे और बच्चे ने जो बेस्ट सोचा होगा वो किया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये पांचों ही आने चाहिए आपको। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। मैं आपको लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट है, और इन्होंने क्या पूछा हमसे, शेड्यूल 3 के हिसाब से आप हमें एक बैलेंस शीट बना के दो। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट कैसे बनती है, एक तो फॉर्मेट मेंटेन करना है, एक नोट्स वगैरह मेंटेन करने हैं। हमारी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 14 है।
कट कॉपी पेस्ट, मैं अपनी बुक कह रहा हूं, स्टडी मैट का क्वेश्चन है जी। और अगर आपने ध्यान दिया हो 5 नंबर का क्वेश्चन तो इफेक्टिव कैपिटल में आया हुआ है और 10 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, तो 15 नंबर का पेपर तो कंपनी फाइनल अकाउंट में से पूछ लिया इस बार। एक में बैलेंस शीट पूछ रहे हैं, एक में इफेक्टिव कैपिटल पूछी हुई है। 15 नंबर का पेपर कंपनी फाइनल अकाउंट में से आया होगा। और एक बेटे इसका जो बी पार्ट है ये भी 10 नंबर का है और ये क्वेश्चन है प्री इनकॉर्पोरेशन का। प्री इनकॉर्पोरेशन, टाइम रेशो, सेल्स रेशो, कट कॉपी पेस्ट है बेटे। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अपनी बुक के अंदर 5वां क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन का 10 नंबर का क्वेश्चन, कंपनी फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट का 10 नंबर का क्वेश्चन। फिर आपको लेके आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये इसका ए पार्ट है सर, 10 नंबर का क्वेश्चन है। और ये कौन सा क्वेश्चन आया? मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट। याद है आपको डिपार्टमेंटल में मैंने आपको मार्कअप के क्वेश्चंस कराए थे, ये मार्कअप का क्वेश्चन है जी। और वही चीज़ है इसमें, एक तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना है, एक मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 15 आप रेफर कर सकते हैं। इसमें एक डिवीजन की कहानी है। हमने क्लास में 2 तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, सिंगल डिवीजन वाला भी किया हुआ है और 2 डिपार्टमेंट वाला भी किया हुआ है। याद है आपको वो क्वेश्चन नंबर 6 साउदर्न स्टोर नवंबर 1989 का क्वेश्चन किया था हमने, वो किस लेवल का था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 फेयरवेज वाला, ये वही क्वेश्चन है फेयरवेज वाला। और अगर साउदर्न स्टोर वाला आता तो 16 या 20 मार्क्स का आता, क्योंकि उसमें 2 डिपार्टमेंट हैं, थोड़ी लेंथी वर्किंग हो जाती है। सिंगल डिपार्टमेंट में तो सिंगल वर्किंग है सर इसलिए 10 नंबर का पूछा इन्होंने। सेम क्वेश्चन है जी बिल्कुल। फिर ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आया 10 नंबर का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को लेके मतलब चिंतित हो जाता हूँ यार, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन तुम लोग 10 नंबर में पूछ रहे हो, बच्चा टाइम कैसे मैनेज करेगा? सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। लेकिन ये हमारी बुक के अंदर 20वां क्वेश्चन है सर, 20वां क्वेश्चन है और कट कॉपी पेस्ट है। सिंगल एंट्री का हमारी बुक के अंदर 20वां क्वेश्चन है सर। याद है आपको मैंने क्लास में क्या बोला था कि जब आपको लिख के दे रखा हो सन्ड्री एक्सपेंसेस और पेमेंट साइड में एक्सपेंस का नाम ना हो तो सारे खर्चे इसी अकाउंट में डल जाते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग, खर्चे अपने नाम से चल रहे हो तो सबको अलग अलग डील करो। और अगर एक सन्ड्री एक्सपेंस का सिंगल खाता दे रखा हो तो सारे खर्चे उसके थ्रू डील करो। ये वही क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 20 सिंगल एंट्री का। अच्छा जी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लेके आता हूं। ये 3 का ए पार्ट है और ये आया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से। 27वां क्वेश्चन है सर, फीफो से बनाना था और फीफो का क्वेश्चन वैसे ही आसान रहता है। वेटेड एवरेज लगाना होता तो क्वेश्चन को पूरा शुरू से लेकर एंड तक याद रखना पड़ता है कि कितने खरीदे, कितने बेचे, फिर कितने खरीदे, फिर कितने बेचे। लेकिन फीफो में तो लॉट का हिसाब होता है, जब तक पहला लॉट चल रहा है दूसरे को पढ़ने की जरूरत। फीफो का क्वेश्चन आसान रहता है सर। 27वां क्वेश्चन है अपना, बुक के अंदर है, आप चेक कर सकते हैं। और ये इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है, अपनी बुक के अंदर 37वां क्वेश्चन है। ये वही है 15 दिन की एडजस्टमेंट वाला। 15 दिन इधर काट दिए, 15 दिन इधर से काट दिए। याद है आपको 15 दिन वाली एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। और ये पहले भी पेपर में आ चुका, रिपीट हुआ है सर। ये पहले भी एग्जाम में आया था, इस बार रिपीट हो गया। कोई एक ऐसा क्वेश्चन मुझे आप दिखा दो जिसकी आपने प्रैक्टिस ना कर रखी हो, या अगर किसी बच्चे ने सेल्फ स्टडी भी कर रखी होगी ना और ढंग से स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कर रखे होंगे, वो भी कराएगा पेपर। इस बार अकाउंट्स में बच्चों की स्कोरिंग बहुत अच्छी जाने वाली। ये मैं आपको सर क्वेश्चन नंबर 2 में ले आया। 15 नंबर का क्वेश्चन पार्टनरशिप में से पूछा इन्होंने। 15 नंबर का क्वेश्चन पार्टनरशिप में से पूछा इन्होंने। और ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन,
और जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ाई कर रखी होगी वो मेरे को गालियां दे रहा होगा, जिंदा सर पार्टनरशिप में क्या क्या नहीं कराया आपने, और पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आना था तो आपने तो यार हमारा टाइम ही बहुत खराब कर दिया। आप ऐसा करो, पिछली बार के पेपर का पार्टनरशिप का क्वेश्चन देख लो। मैंने आपको विद एडमिशन, विद रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन विद डेथ, मतलब हमने डिसोल्यूशन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के केसेस किए हुए हैं। ये एक आपको क्या बनाना था, ये बाय कैश बाय कैश बाय कैश बाय कैश, अच्छा जी टू कैश, अच्छा जी टू कैश, लो जी खाते बनाने हैं। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, उसके ऊपर गार्ने वर्सेस, हद है यार बताओ। एग्जामिनर खुद कह रहा है ले जाओ नंबर, निकल जाओ पेपर में से, आ जाओ फाइनल में। पार्टनरशिप का इससे आसान क्वेश्चन बेटे वो नहीं दे सकता आपको। और ये तो हमारा स्टार्टिंग का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये करंट अकाउंट्स हैं, उठा के यहां डाल दो। करंट अकाउंट्स बनाने हैं आपने, करंट अकाउंट्स को फिर क्लोज करना है। पहला क्वेश्चन है बेटे, याद आपको थिन, फैट, शॉर्ट, हम स्टार्टिंग वहां से करते हैं। अच्छा जी, और ये हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। 20 नंबर का पेपर पार्टनरशिप में से आया और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सर। ये वो पीस मिल वाला क्वेश्चन है, पीस मिल वाला क्वेश्चन है ये 1400 रुपये आए हैं, ये जहां चले जाएंगे, ठीक है जी, 1400 रह गए। फिर अगले 2800 आए हैं, 2800 में से 1400 ये चले जाएंगे, 1400 ये चले जाएंगे, निपट गया काम। फिर ये 1680 रुपये पार्टनर्स को मिलेंगे, ये भी पार्टनर्स को मिलेंगे। आपको मेथड कौन सा लगाना है? मैक्सिमम पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना, कट कॉपी पेस्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ बेटे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 20 नंबर के लिए बताओ। ये पार्टनरशिप की कवरेज है इस बार की। तो इंस्टीट्यूट ने कहा जी पिछले पेपर में बच्चों को रुलाया था हमने, इस बार आप मजे कर लो। अच्छा जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लो जी, मैं आ गया फर्स्ट क्वेश्चन में। मैं फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट में खड़ा हूं। आमतौर पे पहला क्वेश्चन एएस में से आता है, तो ये डी पार्ट है। ये वही क्वेश्चन है, मैट वाला क्वेश्चन है जी अपना। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है अपनी बुक के अंदर। और जिस बंदे ने ये पेपर बनाया वो अपडेटेड नहीं है। ये 7.5% तो पुराना रेट हो गया। आज कोई 7.5% मैट का रेट थोड़ा ना है, पुरानी किताब में से उठा के क्वेश्चन डाल दिया। कट कॉपी पेस्ट है जी। 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सी पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में से आया और ये वही क्वेश्चन है जिसमें रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन फिनिश्ड गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अपनी बुक के अंदर 36वां क्वेश्चन देख लेना, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, कट कॉपी पेस्ट। फिर हमारे पास है जी फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन। ये एक ट्रायल बैलेंस है और इसको आपने कन्वर्ट करना है ट्रायल बैलेंस को। तो करना क्या है? रेट चेक करना आपने, एक्चुअल रेट, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, नो कन्वर्जन। क्यों? ये हेड ऑफिस अकाउंट से देख लेते हैं हम, हेड ऑफिस की बुक्स में से देख लेते हैं। सेल्स, एवरेज, 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 ये भी हम हेड ऑफिस की किताबों में से देख लेंगे, ये भी हम हेड ऑफिस की किताबों में से देख लेंगे। ये देखो आप, ये रहा हमारा जीएफएच और ये रहे हमारे रेमिटेंसेस और ये रहा हमारा हेड ऑफिस अकाउंट। और अगर आप इसको चेक करना चाहो, क्वेश्चन नंबर 56 है जी अपनी किताब के अंदर। ये तो कैलकुलेटर पे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है सर। फॉरेन ब्रांच में कवर करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 की रेफरेंस दे गया, लेकिन है ये ब्रांच का क्वेश्चन, आपको पता है इस बात का। और फॉरेन ब्रांच की वर्किंग करते तो एएस 11 के हिसाब से ही है। एएस 11 में हमने क्या नहीं पढ़ा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, लोन्स पढ़े, पैराग्राफ 46 पढ़ा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के केस पढ़े। ये तो ब्रांच का क्वेश्चन है। और वो पता लगे कि जब फॉरेन ब्रांच आती है तो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, तो एएस 11 की हमें फॉरेन ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है। इफो निफो के 2 केस करने पड़ते हैं हमें। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या लगाते हैं? इफो ही लगा के आते हैं।
नीफो तब लगाते हैं जब क्वेश्चन एक्सेप्शनली मार्क कर देते हैं कि नीफो लगाओ। ईफो और ईफो में डिफरेंस भी बता रखा आपको, सब सेम है, दो डिफरेंस होते हैं। अगर आप ईफो का केस फॉलो करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगा एक्चुअल रेट, और अगर आप नीफो का केस फॉलो करेंगे तो उस पर लगेगा क्लोजिंग रेट। बाकी सारा ट्रायल बैलेंस सेम रहता है। डेप्रिसिएशन ईफो में लगता है एक्चुअल के हिसाब से और नीफो में लगता है क्लोजिंग के हिसाब से, वो तो खैर एफ ए के हिसाब से चलना होता है। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आता है, ईफो कहता है एक्सचेंज डिफरेंस को पी&एल में डाल दो, नीफो कहता है FCTR बना लो, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। सारी बातें आपको समझा रखी हैं सर, ये तो सिंपल केस था। फिर इसमें हमारा फर्स्ट केस है सर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट केस है। ये आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में से, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। अब आप मुझे बताओ ना, एक तो फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन कवर कर गए, एक कैश फ्लो का क्वेश्चन कवर कर गए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली बात तो बनती नहीं ना फिर। ये तो हमने डिटेल में चैप्टर ही पढ़े हुए हैं। कोई केस स्टडीज आती तो मजा आता है इसमें। एक कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछ लिया और एक उन्होंने पूछ लिया हमसे फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट आई, कहता है जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताओ। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सबसे पहला केस, इन्होंने मशीन खरीदी है शेयर्स के थ्रू, तो ये तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये तो आएगी नहीं, क्योंकि पेमेंट कैश में थोड़ा ना किया आपने, पेमेंट शेयर्स में की है। कैश फ्लो इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट, ये क्या है, नॉन कैश एंट्री है। फिर हमारे पास है जी क्लेम रिसीव्ड फॉर द लॉस ऑफ मशीनरी अर्थक्वेक, ये आएगा। पहली बात तो मशीन से रिलेटेड है। आपको मैंने क्लास में क्या बताया था, जितने भी ट्रांजैक्शन फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो सारे इन्वेस्टिंग में आते हैं। आप बोलोगे जिंदल सर ये तो क्लेम रिसीव्ड है, तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की हेडिंग बनाएंगे और उसमें शो कर देंगे। ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तीनों हेडिंग्स में आता है ना। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया, लेकिन ये लेना है हमने। फिर अनसिक्योर्ड लोन्स गिवन टू एसोसिएट, ये भी लेना हमने। लोन देंगे तो इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड एसोसिएट कंपनी, ये भी लेना आपने। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी लेना आपने। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड, पैसे तो मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बताया हुआ ये पॉइंट। प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या है, P&L में नहीं जाता, बस ऊपर से लेस नहीं करना होता। इन्वेस्टिंग में तो जाएगा ही, डिविडेंड मिला है। इन्वेस्टिंग के लिए प्री पोस्ट कुछ नहीं होता, डिविडेंड आ गया, इनकम आ गई, ऐड कर लो। हाँ, अगर पोस्ट एक्विजिशन होता तो P&L में भी गया होता, ऊपर से माइनस करते, नीचे ऐड करते। प्री एक्विजिशन में क्या, ऊपर से माइनस नहीं करना, नीचे ऐड कर, नीचे ऐड तो दोनों केस में करना है। वो तो P&L का हिसाब किताब होता है कि प्री है कि पोस्ट है। अच्छा जी, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, ये फाइनेंसिंग है, ये नहीं लेना हमने। अच्छा जी, टर्म लोन रीपेड, ये भी फाइनेंसिंग है, ये भी नहीं लेना आपने। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और इतना टीडीएस कट गया, ये लेना है जी आपने। इंटरेस्ट मिला है ना आपको, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, और टीडीएस कट के मिला है, तो ये जो अमाउंट है ये आफ्टर टीडीएस ही होगी। परचेज्ड डिबेंचर ऑफ एक्स विच आर रिडीमेबल विद इन द 3 months, ये नहीं लेने। अगर 3 महीने वाले हैं तो ये कैश इक्वलेंट होंगे। कैश इक्वलेंट थोड़ा ना इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट 3 महीने वाली तो लेनी नहीं ना आपने। एक इन्होंने मशीन बेची है 9600 रुपए के लॉस पे, और ये क्या है, ये इसकी बुक वैल्यू है। तो अगर मैं 9600 में से 90,000 में से 9600 माइनस कर देता हूँ तो 80,400 बनते हैं, ये प्लस करेंगे। अगर मैं इसका का टोटल लगाता हूँ तो एक 55,000 आएगा, एक 5 लाख आएगा, एक 70,000 आएगा, एक 52,600 आएगा, और एक 73,800 आएगा। अच्छा जी, और एक 80,400 आएगा। ये आता है जी 1,68,200 रुपये। इस बच्चे का आंसर सही है, इस बच्चे ने आंसर मार्क किया हुआ है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है, सही आंसर बनाया बच्चे ने, राइट। ये अपना पेपर था जी। इस पेपर में मेरे करवाने लायक एक भी क्वेश्चन नहीं है,
मेरे बताने लायक एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैं अगर रुकूं तो किस चीज़ पे रुकूं? जो चीज़ मैंने आपको करवा रखी है उसके लिए रुकने का तो देखो बेटे मतलब ही नहीं बनता, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, और ये अपना पेपर था, राइट। एग्ज़ाम के आसपास मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, क्यों? मेरे को ये होता है मैंने बच्चे को सफिशिएंट पढ़ा रखा है, अपना बच्चा कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। बच्चा यूट्यूब पे मत्था मारता है, इधर उधर से बेकार की बात सुनता है और फिर मेरे को तंग करता है। मैं उसको बोलता हूँ बेटे ये ऐसी बात नहीं है, आप आरटीपी चेक करो, आरटीपी में सारे अमेंडमेंट होते हैं। इंस्टीट्यूट को अमेंडमेंट का नहीं पता, इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं कि ये अमेंडमेंट आई है, लेकिन यूट्यूब पे सारे टीचरों को पता है कि ये अमेंडमेंट आई है। हद है यार, बताओ। अगर कोई भी अमेंडमेंट आएगी, कोई भी चेंजेस आएंगे, मैं आपको अपडेट करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सेफ हैंड्स में है, प्लीज़ ट्रस्ट करके चलो। और आप बच्चों के करियर के साथ ही हमारा करियर जुड़ा हुआ है, राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।